अच्छा, आधुनिक भारत का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आपको सिर्फ पुर्तगाल के बारे में बताया था, किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन हुआ और किस तरह से उनका पतन हुआ। और ये जो आपका ये जो अगला जो ये पार्ट है, इसमें हम लोग डच और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के अंदर जो हमने पहले भी आपको बताया है कि आधुनिक भारत के अंदर हमें उत्तर मुगल काल को भी पढ़ना होगा, क्योंकि लगभग लगभग वहीं से उत्तर मुगल काल से आधुनिक भारत की कहानी शुरू हो जाती है। और इस कहानी में जो लोग किरदार हैं, उन सारे लोगों की का शुरुआत उसी वक्त से होता है, लगभग अकबर और जहांगीर के टाइम से। तो हमें वो उत्तर मुगल काल, थोड़ा सा मुगल काल की तरफ भी जाना होगा। उसके बाद उत्तर मुगल काल तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसी वक्त इन्होंने अपनी शक्तियाँ मजबूत की थी भारत में। और छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि अभी से आपका हमेशा एक टेस्ट चालू होगा, जो 2 से 3 टेस्ट होंगे प्रति रविवार, आप लोगों को देना ही होगा। और साथ में साथ ये भी करना होगा कि जितना ज़्यादा हम पढ़ सकें, जितना ज़्यादा समझ सकें। और 6वीं बीपीएससी की परीक्षा की तिथि निर्धारित है, साथ ही साथ बीएसएससी की परीक्षा रद्द हुई है, उसकी भी तिथि जल्दी ही आ जाएगी। मद्य निषेध के संबंधित परीक्षा निर्धारित है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और साथ ही साथ अभी बहुत ही जल्दी में दरोगा की बहाली आने वाली है, बहुत सारी दरोगा की सिपाही की बहाली आने वाली है बिहार पुलिस में। और इसके साथ साथ बहुत ही अदर स्टेट्स में भी बहाली होने वाली है। तो चूँकि चुनाव के समय है, नज़दीक है, 24 में 25 में दोनों जगह चुनाव है, दोनों में चुनाव है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो तेज भी होगी और ज़्यादा भी होगी। तो आपको ये समझना होगा कि हमें अभी किस तरह से पढ़ना है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के भलाई के लिए ही इसमें हम ये आपको वीडियोज़ बना रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए। नोट्स भी पीडीएफ में आपके डाल दिए जाएंगे ग्रुप में ही। तो हम ये आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आप ये अब हम लोग आज जो पढ़ाई करने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डच और नीदरलैंड के बारे में। जब हम लोगों ने देखा कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत, पुर्तगाली आए, उन्होंने अपने सारी व्यवस्थाओं को यहाँ देखा, और उसके बाद धीरे धीरे उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से यहाँ से वापस चले जाते हैं। उसी बीच में 1595 के आसपास डच में भी एक कंपनी का निर्माण हुआ, और इस लोगों ने कॉर्नेलियस हाउटमैन, एक कॉर्नेलियस हाउटमैन थे, उनके नेतृत्व में पहला अभियान किया पूर्वी जगत में 1595-96 में। अब ध्यान दीजिएगा कि डचों ने भारतीय कपड़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। भारतीय कपड़े उन्हें ज़्यादा पसंद थे। यहाँ के व्यापार में उन्होंने भारतीय कपड़ों को ज़्यादा महत्व दिया, जबकि पुर्तगालियों ने भारतीय मसालों को ज़्यादा महत्व दिया था। जैसा कि आपको पता है कि वे मसालों का व्यापार करते थे पुर्तगाली। लेकिन डच जो थे वो यहाँ के कपड़ों का व्यापार करते थे, और यहाँ से कपड़ों को आयात निर्यात का काम करते थे। नौसेना मतलब होता है जो जल में अपनी सेना शक्ति दिखाती है, जो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, उन्हें नौसेना कहा जाता है। वादेर हेग, जो वहाँ के डच नौसैनिक थे, उन्होंने 1605 ईस्वी में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल उठता है कि दोनों चीज़ों को हमें याद रखना है कि किन्होंने कब अपनी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, कब अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने कब स्थापित की थी, याद कीजिए आप लोग। 1498 में वास्को डी गामा आए। उसके बाद कब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कोचीन में कब की थी, 1503 में। पहली फैक्ट्री उनकी 1503 में स्थापित हुई थी, कोचीन में। और डचों ने कब पहली फैक्ट्री अपने स्थापित की, 1605 में। कब, मसूलीपट्टनम में। परीक्षा में प्रश्न कभी कभी आते हैं। अभी जो अगले वीडियो जब हम बनाएंगे, तो उन वीडियोज में आपको घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक का भी एक पीडीएफ होगा, जिसमें कि आपको डिस्कशन करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रश्न इन सभी अध्यायों से पूछेंगे, इन सभी चैप्टर्स से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि डचों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में। तो सूरत एक बहुत ही कॉमन जगह था, जहाँ के फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, और अंग्रेजों ने भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1608 में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री वहाँ स्थापित की थी। खैर, औरंगजेब उस वक्त राजा था 1664 ईस्वी में। उसने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर, मतलब पूरे साल में वो अपने कमाई का 3.5% टैक्स देंगे, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का उन्हें अधिकार मिला, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र था, और इन क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए इन्हें
अधिकार दे दिया जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब कहता है कि ठीक है, आप यहाँ पे अपना व्यापार करेंगे और आराम से रहिए। यहाँ पे लोगों को अपना इनको ये लगता था कि ये सुविधा के लिए आए हैं या व्यापार करने आए हैं, इससे हमारे देश को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये लोग बस यहाँ से लूटना चाहते थे और सबसे ज़्यादा इसके लिए अंग्रेज प्रभावी हुए थे। 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है, बेडरा का युद्ध। इसमें डच पराजित हो जाते हैं और भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी जाती है। ये जो नोट्स है और जो हम आपको बता रहे हैं, ये एकदम से इतना इंपॉर्टेंट है कि टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। फिर हम लोग जब 68th बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हम लोग क्लियर कर लेंगे, प्रीलिम्स की परीक्षा हम लोग दे देंगे और हमारा उसमें अच्छा मार्क्स आएगा, तो फिर हम लोग अगले एग्जाम के लिए पूरे डिटेल्स में हम लोग पूरा एकदम से लेकर के चलेंगे। अभी टारगेट के रूप में लीजिए और सिर्फ वही चीज़ों को पढ़िए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी डचों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि डच जो थे वो कब आए थे भारत। डच ने पहला बार उन्होंने 1595-96 में अपना एक अभियान किया। 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी प्राथमिक फैक्ट्री स्थापित की। 3.5% वार्षिक कर पे औरंगजेब ने उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया और बेडरा का युद्ध से उनकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने समाप्त की थी 1759 ईस्वी में। प्रश्न आता है कि किस युद्ध के पश्चात डचों की शक्ति भारत में समाप्त हो गई। तो बेडरा का युद्ध बंगाल में पड़ता है उसके युद्ध के बाद। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि पुर्तगालियों ने भारतीय मसालों को ज्यादा प्राथमिकता दी, डचों ने भारतीय कपड़ों को ज्यादा प्राथमिकता दी। ये सारे प्रश्न पूछे हुए इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बताएं। अब आते हैं अंग्रेज की बात। डच के बाद अंग्रेज भारत आए थे। 1600 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित हुई थी इंग्लैंड में और उसके बाद इन्होंने एक अभियान किया था और भारत आने के क्रम में कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी वो एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी स्थापित की थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि उस कंपनी में एक पार्टनर इंग्लैंड की महारानी भी थी और यही कारण था कि उस कंपनी को बहुत सारे ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे जो जनरली एक व्यापारिक कंपनी को नहीं प्राप्त होने चाहिए। लेकिन इंग्लैंड की महारानी चूंकि उसमें एक पार्टनर थी, गुप्त रूप से या सार्वजनिक रूप से, ऐसे इसमें बहुत सारी इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महारानी थी, बहुत लोग कहते हैं नहीं भी थी। तो ये कहीं ना कहीं महारानी का इसमें जरूर रोल था। अगर उन्होंने स्थापना की थी तो उनका जरूर कहीं ना कहीं रहा होगा। तो 31 दिसंबर 1600 में सिर्फ अंतिम दिन, साल के अंतिम दिन ये कंपनी की स्थापना हुई थी और कंपनी का नाम, जो पहली बार कंपनी का नाम रखा गया था, वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इतनी बड़ी कंपनी का नाम था। ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत कम पूछता है, लेकिन एक अंदाज में याद रखिए कि कभी अगर पूछ दे तो इसका जवाब हम लोग दे सकें। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था और पहले इस कंपनी को सिर्फ 15 वर्षों के लिए फरमान दिया गया कि आप जाइए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करें और व्यापार करने के बाद अपना लाभ कमाएं और सिर्फ इसी कंपनी को उस वक्त फरमान दिया गया था। 1603 ईस्वी में जेम्स एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। 1600 में कंपनी बनी, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और इसके बाद इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम बने। जेम्स फर्स्ट उस वक्त पहले राजा बने और उन्होंने एक फरमान जारी किया। उन्होंने एक पत्र दिया अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को, जो 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आए थे। अकबर के नाम से फरमान लेकर के मुगल दरबार में आए थे, लेकिन वे पहुंचे हुमायूं के पास। ठीक है, अकबर के दरबार में फरमान लेकर के आए, पहुंचे हुमायूं के पास और इसी बीच में इन लोगों ने, मुगल बादशाहों ने उन्हें एक फैक्ट्री को स्थापित करने की दे दी सुविधा, जो 1608 ईस्वी में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्थापना करने की शुरुआत की। लेकिन 1613 ईस्वी में यह बन करके तैयार हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करने की शुरुआत की, जो 1613 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसी बीच 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित हो गई। तो प्रश्न उठता है कि पहली व्यापारिक फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां स्थापित की। तो कभी भूल के भी ये 1611 मत मारिएगा। स्थापना की शुरुआत 1608 ईस्वी में हो गई थी सूरत में, तो ये सूरत के ही फैक्ट्री का नाम आएगा हमेशा कि ये सूरत में ही पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में बनकर के तैयार हुई थी। और 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब ध्यान दीजिएगा कि मसूलीपट्टनम में ही एक और लोग ने फैक्ट्री अपने स्थापित की है, तो कंफ्यूजन में बच्चे कभी कभी ये मार देते हैं। 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी और 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में ही। तो ये आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा। 1503 पुर्तगाल,
1608 अंग्रेज, 1605 डच और 1668 फ्रांसीसी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 1611 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अंतर्गत उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी गई कि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे और बढ़ा करके बहुत ही आगे और सकेंगे। और फिर 1717 ईस्वी की बात आ जाती है। उस वक्त तक मुगल कमजोर हो चुके थे, औरंगजेब का पतन हो चुका था, उत्तर मुगल काल चल रहा था और फर्रुखसियर उस वक्त राजा था। फर्रुखसियर उत्तर मुगल काल की एक राजा है। इसने चूंकि 1713 से 1719 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर में के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि इन्होंने दी थी और बंदा बहादुर को फांसी भी इसने नहीं दिया था। ठीक है ना। और सैयद बंधुओं के शासक सहयोग से शासक बना था। ये सब चीज आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्तर मुगल काल में, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि फर्रुखसियर जो था वो 1717 ईस्वी में जॉन सरमन आया था फर्रुखसियर के दरबार में और बहुत इसका बड़ाई किया, बहुत लंबा चौड़ा बात बोला। इससे उसने एक खुश होकर के उसे फिर से एक शाही फरमान एक होता ऑर्डर होता है, माने फरमान का मतलब ये ऑर्डर, तो एक आदेश पारित किया जिसमें देखिए बहुत सारी उनको सुविधाएं मिली। 3000 रुपया सिर्फ वार्षिक कर देने के बाद कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। कुछ का भी व्यापार कर सकता था, कुछ भी कर सकता था पूरे बंगाल के में। सिर्फ 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले में सूरत में सभी तरह के टैक्स उसको छोड़ दिया गया कि सूरत में जो भी व्यापार करेगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने 10,000 रुपये वार्षिक कर दे दिए हैं। बंबई में कंपनी को सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। जो कंपनी बंबई में सिक्के ढालती थी उस सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से उनकी मुद्रा विनिमय पर भी उनका अधिकार हो गया। यानी कि चूंकि अब आपकी मुद्रा है, हमारी मुद्रा हम कितना भी छाप के चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बंबई जैसे कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों को भारतीय आर्थिक व्यवस्था से क्या लेना देना था, कुछ भी नहीं। उन्हें तो बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ का लाभ कमाना था, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लाभ लेकर के जाना था, क्योंकि वो कंपनी थी, कोई एक शासक नहीं था। ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत पर शुरुआती दौर में जिसने शासन किया मुगलों के बाद वो एक कंपनी थी, न कि कोई शासक या राजा। तो ये कितना भारत के लिए एक बड़ी बात थी कि भारत के शासकों ने एक कंपनी के शासन को भी स्वीकार कर लिया था। जो ये फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महान अधिकार पत्र। और किसी ने ऑर्म ने कहा है इसे, एक ऑर्म एक बहुत बड़े दार्शनिक नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़े एक जानकार थे जिन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों को मिला हुआ ये फरमान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अंग्रेजों को अपनी शक्ति मजबूत करने में अपनी सहायता मिल रही थी भारत में। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है अधिकार पत्र को। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ऑर्म ने किसे मैग्ना कार्टा कहा था, तो फर्रुखसियर के शाही फरमान को, गोलकुंडा के सुल्तान के शाही फरमान को, ये सब करके आता है, आप उसको देख लीजिएगा। अब चलिए कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया। अब आप देखते होंगे कि अगर हमारे घर में शादी है, हमारी बहन की शादी है, तो हम अपनी संपत्ति देंगे ना दान में अपनी बहन को, या जो दहेज जिसको कहा जाता है उसमें। लेकिन यहां देखिए कि पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह हुआ इंग्लैंड के राजा के साथ, बदले में दहेज में मिला बंबई जो भारत का हिस्सा था। पुर्तगालियों ने बंबई दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। और इतना ही नहीं, चार्ल्स द्वितीय ने उसे क्या किया कि 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को कंपनी को सौंप दिया। अब बंबई कंपनी के अंदर आ गई थी। तो इतना जबरदस्त तरीके से पकड़ हो चुका था उस वक्त तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों का लगभग भारत पर, कि यहाँ के इलाकों को वो आपस में बांटा करते थे, एक दूसरे को दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1668 ईस्वी में ही औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष में सर जॉन चाइल्ड पराजित हुआ, लेकिन काफी माफी मांगने के बाद, हाथ पैर पड़ने के बाद औरंगजेब ने कहा चलो ठीक है रुक जाओ, और कुछ टैक्स बढ़ा करके उसे यहाँ रुकने दिया और टैक्स के साथ उसे रहने दिया। ये गलती थी औरंगजेब की, बहुत बड़ी गलती थी। एक तो उसकी सत्ता कमजोर हो रही थी क्योंकि उसने कट्टर इस्लामवाद को धारण किया था और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो इससे हिंदू खासे नाराज थे। हिंदू बहुसंख्यक थे भारत में पूर्व में ही, जबरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो हिंदुओं के दम पर ही, जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनके दम पर ही अकबर ने
भारत में एक सत्ता स्थापित की थी। औरंगजेब उसे तोड़ रहा था। इसी बीच में अंग्रेज यहाँ पे मजबूत हो रहे थे और ठीक इसी बीच में औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को फिर से भारत में रुकने को कहा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी औरंगजेब की और इससे उनकी सत्ता और भी कमजोर हुई। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, और पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी जिसका हेड आयर बनाया गया था। ठीक है। और कुछ किले भी उन लोगों ने बनाए थे, सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, पोर्ट लुई पांडिचेरी में। ये प्रश्न पूछता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, फोर्ट विलियम कहाँ है, फोर्ट लुई कहाँ है। तो महत्वपूर्ण बात जो इसमें यह है कि अंग्रेज कब भारत है, पहली कंपनी, पहली कोठी कहाँ बनाई गई, जो इसकी महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लीजिए एक बार। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। पहली जो व्यापारिक कोठी बनाई गई वो 1603 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में बनी। फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनकर के तैयार हुई। दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। उससे पहले 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे डच। ये हमने आपको बता दिया है पहले ही कि उससे पहले ही 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे और मसूलीपट्टनम में फिर 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी स्थापित की। कई तरह के शाही फरमान इन्हें मिले जिससे इन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने में यहाँ पे सहायता मिली, जिसमें गोलकुंडा का शाही फरमान जो 1632 ईस्वी में मिला। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर का शाही फरमान मिला जिससे उन्हें बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली। सूरत में बिना कर की अनुमति कर मिली व्यवहार करने की, और संपूर्ण सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिली। ये 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के दरबार से प्राप्त हुई थी, जो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बंबई दे दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेज राजा ने जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने क्या किया कि इसे बंबई को सौंप दिया, बंबई को कंपनी को सौंप दिया और कंपनी वहां पे अपना व्यापार करने लगी। 1668 ईस्वी में ही एक युद्ध हुआ, एक युद्ध कह सकते हैं उसको, या जो कहिए छोटा सा संघर्ष हुआ, जिसके बाद 1688 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1668 नहीं, हाँ 1688 ही है। 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉर्ज चाइल्ड के बीच में संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के बाद भी अंग्रेज यहाँ भारत में रुके रह जाते हैं क्योंकि औरंगजेब उन्हें माफ कर देता है। 3 प्रेसिडेंसी भी बना देते हैं अंग्रेजों ने, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, और फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी की पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता में बनाई थी उन्होंने, और फिर इसका हेड आयर बना था। और इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे भारत पर इनकी सत्ता मजबूत होती चलेगी। तो अभी हम लोग आगे आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम लोग उत्तर मुगल काल के बाद अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा यही प्रश्न आता है, इन प्रश्नों को अब ध्यान से देख लेंगे। अगला आता है फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी की स्थापना कब हुई। 1664। हमने आपको पुर्तगालियों के वक्त पता बताया था कि उस वक्त यूरोप में आधुनिकीकरण का जोर था, औद्योगिकरण का जोर था। औद्योगिकरण होने से प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए थे, उन्हें बेचने के लिए बाजार नहीं था, और इसी वजह से जो कुछ नए पुर्तगाली इस वगैरह जो थे उन्होंने अपने रास्तों समुद्री मार्ग से पूर्वी इलाकों में आने का प्रयास किया, जिससे बारी बारी से वहाँ के सारे जो यूरोपीय देश थे जो थोड़े विकसित थे उन्होंने इधर का रुख किया और बारी बारी से लोग यहाँ पे आ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतने ही लोग नहीं आए हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतने ही लोग नहीं आए हैं। डेनमार्क भी आई थी, डेनमार्क की कंपनी भी आई थी और स्वीडिश कंपनी भी भारत आई थी, लेकिन उनका चूंकि ज़्यादा इसमें वर्चस्व नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा उनके बातें नहीं थी, इसलिए उनके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें याद रखने के लिए कि डेनमार्क की एक कंपनी आई थी भारत। डेनमार्क की एक कंपनी आई थी भारत 1616 ईस्वी में। कभी पूछ देता है कौन सी इसका सही क्रम में सच है। और इन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित की थी। कहां स्थापित की थी? तंजौर में। और एक आई थी स्वीडिश कंपनी भारत, और इन्होंने 1713 ईस्वी में भारत आई थी, 1731 ईस्वी में। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है, कभी कभार पूछता है ना, तो ऐसे कुछ नहीं पूछता, इसलिए इसको उतना याद नहीं रखना, इसको नोट में लिख लीजिएगा, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में लुई 14वां उस वक्त था फ्रांसीसी का राजा।
वैसे तो इसे निरंकुश राजा कहा जाता है, लेकिन एक कंपनी की स्थापना उसने की थी 1664 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई। फ्रांसीसी भारत आए, भारत में अपनी स्थापना की, भारतीय राजाओं से इन्होंने अपना संपर्क बढ़ाया और 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बना ली। जब ये यहाँ आए थे भारत में, तो उस वक्त औरंगजेब का शासन चल रहा था और औरंगजेब ने एक उदारता दिखाते हुए इन्हें अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी थी। 1668 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर दी। 1673 ईस्वी तक पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये पौंडीचेरी पर अधिकार 1954 ईस्वी तक रहा फ्रांसीसियों का। देखिए, फ्रांसीसी और पुर्तगाली ये सबसे पीछे गए भारत से, उससे पहले अंग्रेज वापस चले गए, जबकि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का प्रभाव ज्यादा नहीं था भारत पर, फिर भी ये बाद में गए। जैसे पुर्तगाली गोवा से बाद में गए और फ्रांसीसी पौंडीचेरी से बाद में गए। 1954 ईस्वी तक पौंडीचेरी जो था वो फ्रांसीसियों के हाथ में रहा। 1673 ईस्वी से 1674 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, माही करिकल पर भी अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। जो डुप्ले उनका फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की और अपने प्रभुत्व की स्थापना की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, डेनमार्क की कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई और स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में भारत आई। तो अगर वास्तविक रूप से अगर बात किया जाए कि वास्तविक रूप से किसने भारत में फ्रांसीसी सत्ता की स्थापना की, तो डुप्ले था। डुप्ले के आने के बाद ही यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपनी सत्ता मजबूत की थी। इसी बीच में कुछ कर्नाटक के युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, उसको देख लें थोड़ा सा। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो आंग्ल फ्रांस युद्ध कहा जाता है, 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में। ये युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। वहां ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध चला था, जिसकी वजह से यहाँ भी संघर्ष हो गया। इसमें एला शापला की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। एला शापला की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इसमें क्या हुआ था कि डुप्ले ने लॉ ब्रूडोने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर की सहायता से मद्रास छीन लिया इस युद्ध के बाद। और सेंट पोमे का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी में इसी युद्ध के दौरान, लेकिन एक संधि हुई थी जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 1754 ईस्वी के बीच, यानी 1748 में संधि हुई, एक साल के बाद फिर युद्ध हो गया। इस बार हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, उसके लिए दो गुट का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। इसमें पौंडीचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में और इसी दौरान अंबूर का युद्ध हुआ 1749 ईस्वी में। तीसरा युद्ध हुआ जो आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ। 54 में 55 में संधि हुई, 56 में फिर युद्ध हो गया। और यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, यूरोप में चल रहा था, ठीक है ना। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था 1756 1763 ईस्वी में। उसी का प्रभाव यहाँ पे तीसरा युद्ध पे देखने को मिलता है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में। फिर इसकी संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसी बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ और फ्रांस का पतन हो गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। यानी कि वांडीवास युद्ध, आप ध्यान दीजिएगा, वेदरा का युद्ध के बाद किसका पतन हुआ? डचों का। वांडीवास के युद्ध के बाद किसका पतन हुआ? फ्रांसीसियों का। और अंग्रेजों ने यहाँ अपना प्रभुत्व बना लिया था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो उस वक्त अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से यूरोपीय भारत में आए और अपने सत्ता और के लिए आपस में भी संघर्ष किया, और किस तरह से अंग्रेजों ने बारी बारी से डचों को हरा करके और फ्रांसीसियों को हरा करके, पुर्तगालियों को खदेड़ करके बारी बारी से इन्होंने यहाँ पे कब्जा करते चले गए और बाद में एक बहुत जबरदस्त साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं भारत में, जो कि पूरी तरह से कब्जे में आ जाता है और 1947 ईस्वी में जाकर के उससे मुक्ति मिलती है भारत को। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसे बारी बारी से, अब इसमें हम लोग उत्तर भारत की तरफ चलेंगे, उत्तर मुगल काल की तरफ चलेंगे। ये अंग्रेजों में जो व्यापारिक कंपनियां भारत आई, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इन दो वीडियोस में दे दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा ये सारा चीज, और आप इसे बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आप आगे का जो अगला वीडियो होगा उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको समझाए जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप पढ़िए, मन से पढ़िए, जितना ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा इसमें आप अपने ग्रुप में ऐड करा सकते हैं लोगों को ऐड कराइए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वही लोग ग्रुप में ऐड हों जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। ऐसे नहीं कि बस ग्रुप में ऐड हो गए, पढ़ना वढ़ना है नहीं कुछ, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है, जो कहीं बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं या बाहर जाकर पढ़ भी रहे हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ हम सीखें जाने, तो वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ सब कुछ उन्हें
कोशिश की जाएगी कि उन्हें सब कुछ बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो के तक के लिए आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे बताने के लिए। ऐसे तो हम बोलते नहीं हैं सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, लेकिन चूँकि ज़्यादा लोग होंगे तो हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा और मन लगेगा, और आपको भी पढ़ने में कंपटीशन होगा तो मन लगेगा। ठीक है, सुरक्षित रहिए, ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए।